सुबह चाय की चुस्कियों के साथ अखबार पढ़ना शुरू ही किया था कि पत्नी का फरमान सुनाई पड़ा। सुनो। आवाज दूर से आई थी। शायद वो बालकनी में थी। जरूर किसी बेतुके से काम के लिए बुला रही होगी। पता नहीं उसे कपड़े सुखाने वाली रस्सी के कसने, रसोई गैस के सिलेंडर को खिसकाने या एयर कंडीशनर के कवर से धूल झाड़ने जैसे ऊल जलूल कामों के लिए सुबह का समय ही क्यों सूझता है। आदमी घंटे 2 घंटे चैन से अखबार पढ़ ही लेगा तो क्या कोई आफत आ जाएगी। मैं सुनी अनसुनी कर ही रहा था कि उसने दोबारा आवाज लगाई। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी आओ। वहीं से बोलो, क्या बात है? मैंने झल्लाते हुए कहा। तुम कर क्या रहे हो? दुनिया जहान की खबर पढ़ रहा हूं, बेकार में समय बर्बाद नहीं कर रहा। दुनिया जहान की खबर पढ़ना बाद में, पहले मोहल्ले में अपने पड़ोसी की खबर तो जान लो। पुलिस आई हुई है, जरूर गुप्ता के वहां कुछ हुआ है। मैं चौकन्ना हो गया। मेरी पत्नी भले ही घोड़े बेचकर सोए, पर मेरी नींद तो जरा सी आहट से भी उचट जाती है। मुझे याद आया, कल रात 2-3 बार कुत्ते की रिरियाहट से नींद टूटी थी। हर बार मैं ये सोचकर दोबारा सो गया था कि सड़क का कोई आवारा कुत्ता ठंड की वजह से रो रहा होगा। मैं लपक कर बालकनी में गया और पत्नी को यह जानकारी दी। उसकी आंखें हैरत से गोल हो गईं। बोली, जरूर वो गुप्ता का कुत्ता रहा होगा। मैंने बात काटी, लेकिन ये गुप्ता कौन है? वो बोलती रही, काला मोटी सी पूंछ वाला। मैं चकराया, हैं? गुप्ता को पूंछ भी थी? फिर गलती समझ में आते ही बोला, ओ वो कुत्ता पिछले साल ही तो आया था ना, छोटा सा बच्चा, दुकानदार गुप्ता के घर में। पड़ोसन भी बगल के फ्लैट की बालकनी में आकर जम गई थी। उसने हमारी ओर देखकर धीरे से कहा, लगता है मर्डर हुआ है। मुझे गुप्ता बिल्कुल भी पसंद न था। भरी गर्मी में भी भूरे रंग की बंडी पहनकर अपनी दुकान में बैठा रहता था। उसके चेहरे पर मुर्दनी छाई रहती थी और वापस करने को फुटकर पैसे तो उस कंगले के पास कभी होते ही नहीं थे। पैसे वापस करने की बजाय हमेशा यही टका सा जवाब देता था, बाकी पैसे बाद में ले जाना या एक अंडा और ले जाओ। मैंने पत्नी से फुसफुसाकर कहा, अच्छा हुआ मर गया साला खड़ूस। उसने आंखें तरेरी। जाने वाले के बारे में बुरा नहीं कहते। अगर उसकी आत्मा यहीं कहीं भटक रही हो और बुरा मानकर हमसे बदला लेने पर उतारू हो जाए तो तब तो भारी विपत्ति आ जाएगी। हर दुकानदार मुझे फुटकर पैसे वापस करने की बजाय मुझे अंडे देने लगेगा और मोहल्ले के बच्चे मुझे अंडे वाले दादाजी कहकर पुकारने लगेंगे। ऐसे विशेषण का गलत अर्थ भी लगाया जा सकता है जो मेरी मनोवांछित छवि के बिल्कुल विरुद्ध होगा। तुम एक बार नीचे जाकर देख क्यों नहीं आते? पत्नी ने आग्रह किया। जब यहां से सब कुछ साफ साफ दिख ही रहा है तो नीचे जाने की क्या जरूरत? मैंने तर्क प्रस्तुत किया। किस तरह के आदमी हो तुम? आज हम मोहल्ले वालों के दुख दर्द में साथ नहीं देंगे तो कल हमारा साथ कौन देगा? उसने चिंता व्यक्त की। मन में आया कि पूछूं, उसे कैसे पता लगा कि कल हमारे घर में कुछ उल्टा पुल्टा होने वाला है। लेकिन फिर पत्नी से बहस में उलझने की बजाय नीचे सड़क पर नीम तले सिगरेट के कश का मजा लेने का विकल्प मुझे अधिक विवेकपूर्ण लगा। मैं सीढ़ियां उतरकर सड़क पर आ गया। गुप्ता का घर ग्राउंड फ्लोर पर था। उसके फ्लैट के आगे एक छोटा सा बागीचा था जिसमें मैंने अक्सर मसालों और अनाज के थाल धूप सेंकते देखे थे। उसने फुटपाथ के कुछ हिस्से को बांस और कटीले तार से घेर कर दखल कर लिया था और उसमें सब्जियां उगाता था। पैसे वाला था, चाहता तो घर के सामने मोटर गाड़ियों के कतार लगवा लेता, लेकिन उस मक्खी चूस ने स्कूटर और मोटरसाइकिल से बढ़कर कभी कुछ खरीदा ही नहीं। इस समय भी उसके घर के सामने उसकी 2 मोटरसाइकिलें खड़ी थीं और उनकी बगल में पुलिस वाले की मोटरसाइकिल भी पार्क थी। जैसे देवता वैसी पूजा, मैंने मन ही मन सोचा। किसी बड़े आदमी का कत्ल हो जाए तो लाल बत्तियां चमकाती, सायरन बजाती
पुलिस की गाड़ियों की लाइन लग जाए। पर गुप्ता जैसे कंजूस साहूकार के लिए सरकार ने भी हाथ दबा कर ही काम किया। बस एक मोटरसाइकिल सवार भेजकर काम निकाल लिया। मर्डर सर। किसी ने मेरा ध्यान आकृष्ट करने की चेष्टा की। मैंने देखा जोसेफ था। वो सदा मुस्कुराता रहता है, पर मुझे उससे चिढ़ है। काला, लंबा, पतला जोसेफ अपने को बड़ा चालाक समझता है और हमेशा दूसरों को उल्लू बनाने के चक्कर में लगा रहता है। जैसे ही कोई उसके जाल में फंस जाता है, वो अपने भारी जबड़ों और सफेद दांतों को भींचकर ऐसी हंसी हंसता है कि मेरी देह गनगना जाती है। इसलिए मैं उससे थोड़ी दूर ही रहता हूं। मुझे ठिठका देखकर जोसेफ पास आकर फुसफुसाया, मर्डर। मैं जानता था कोई इतना ज्यादा गड़बड़ करेगा तो एक न एक दिन उसका मर्डर तो होगा। किसका मर्डर हुआ है, गुप्ता का या कुबड़े का? मैंने पूछा। गुप्ता का लड़का कुबड़ा था। जब भी वो छोटी सी नैनो कार में अंडों के क्रेट और डबल रोटी के गट्ठर लिए गुप्ता की दुकान पर आता, उसके कंधों और गाड़ी की सीट के बीच 8 इंच का फासला देखकर मैं सोच में पड़ जाया करता था कि वो सीट बेल्ट बांधता कैसे होगा। मैं अंदर जाकर नहीं देखा, फुल ऑफ ब्लड। जोसेफ ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसने नाश्ते की प्लेट में इडली सांभर पर बिलबिलाती छिपकली देख ली हो। कहकर मैं नीम के पेड़ की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मर्डर का मामला है, पता नहीं कौन सा जासूस कहां से झांक रहा हो। जल्दी जल्दी चलने से पुलिस को कहीं बिला वजह शक हो गया और मैं नाहक ही गिरफ्त में आ गया तो हवालात में रात काटनी पड़ेगी और पुलिस वालों के सोटे भी खाने पड़ेंगे। पेड़ के नीचे आकर मैंने सिगरेट सुलगाई, एक गहरा कश लिया और उसके तने को इतने गौर से देखने लगा मानो उसमें सांकेतिक भाषा में गुप्ता के कातिल का नाम खुदा हो। ये पेड़ गुप्ता के घर से सुरक्षित दूरी पर स्थित था। अगर कोई पुलिस वाला घर के दरवाजे से यहां खड़े किसी आदमी को इशारे से बुलाता तो कौन कौन पूछकर और बात समझ में न आने का बहाना बनाकर धीरे से खिसका जा सकता था। मोहल्ले के कुछ और लोग भी पास ही खड़े थे। मैंने कान लगाकर उनकी बातचीत सुनने की कोशिश की। पैसा बहुत था उसके पास। मोटिव फॉर मर्डर तो क्लियर है। कुमार साहब टांग खुजलाते हुए कह रहे थे, यस, नो डाउट। इतने साल से दुकान चला रहा था, साला फटीचर जैसा रहता था तो क्या हुआ, पैसा तो इकट्ठा किया ही होगा। शर्मा जी का मंतव्य था। ये बात दूसरी है कि वे खुद भी भिखारियों जैसे चश्मे, बेडौल कमीज और बदरंगी पतलून में कोई राजा महाराजा नहीं दिख रहे थे। वो तो है ही। जब भिखारियों के मरने पर ही छुपाए हुए करोड़ों रुपए मिल जाते हैं तो फिर ये तो रिस्पेक्टेबल बिजनेसमैन थे। चड्ढा साहब ने बात जोड़ी। मैंने सिगरेट का आखिरी कश लेकर उसे चप्पल तले मसला, गुप्ता के घर की ओर चोर दृष्टि डाली और चड्ढा के पास आते हुए पूछा, हुआ क्या है? जवाब जोसेफ ने दिया, लगता है कुछ तो हुआ है। 5 मिनट पहले इसी जोसेफ ने बड़े आत्मविश्वास के साथ मुझे मर्डर का ब्रेकिंग न्यूज दिया था और अब यही ऐसे बात कर रहा था जैसे इसे घटना के बारे में कोई खास जानकारी ही नहीं हो। मैंने जोसेफ को हिकारत की नजर से देखा। चड्ढा साहब ने जोसेफ की बात पर ध्यान न देते हुए कहा, गुप्ता के घर आज सुबह 4 बजे के करीब कुछ अनटवर्ड इंसिडेंट हो गई है। पुलिस आई हुई है। मैं कुत्ते के भौंकने की बात बताने ही वाला था कि समय रहते अकल आ गई। बेकार में जानकारी देने से क्या फायदा? अगर पुलिस ने जांच पड़ताल के लिए बुला लिया कि सच सच बोलो और क्या क्या जानते हो और क्या क्या छुपा रहे हो, तो मेरी जान तो सांसत में आ जाएगी। भगवान ने 2 कान और 1 मुंह इसीलिए तो दिया है ना कि आदमी जितना सुने उसका आधा बोले। और मुझे यह भी तो पता नहीं था कि वो कुत्ता सचमुच गुप्ता के घर में ही रो रहा था या दूर कहीं किसी घूरे पर। मैं तो तकिए से कान दबा करवट बदलकर दोबारा सो गया था। अनजान बनते हुए मैंने पूछा, ओ, चोरी वोरी हो गई क्या? चलिए चलकर देखते हैं। चड्ढा साहब ने सिर को झटका देकर ललाट पर बार बार बैठ रही मक्खी उड़ाई और बोले, अरे नहीं, आप बैल मुझे मार क्यों करें?
पुलिस तो आई ही हुई है। वैसे भी मुझे लगता है मामला कुछ ज्यादा सीरियस है। शर्मा जी से रहा न गया, बीच में ही टपक पड़े। मुझको तो लगता है कि साले का मर्डर हो गया है। गुप्ता के साले का मर्डर? मैंने पूछा। नहीं, उसी साले गुप्ता का मर्डर हुआ है। शर्मा जी ने अपने दयनीय चश्मे के गंदे शीशों के पीछे से आंखें झपकाते हुए कहा, यह तो बड़ी गंभीर बात है। हमारे मोहल्ले में मर्डर होना। शर्मा जी ने मेरी बात काटते हुए संदेह व्यक्त किया। लेकिन अगर मर्डर हुआ होता तो नाते रिश्तेदार आ जाते। आते कि नहीं है? और रोना पीटना होना चाहिए था। यहां तो साला सन्नाटा है। अगर घर के ही आदमी ने खून कर दिया हो तो रोएगा कौन? सब घर के मारे सटक सीताराम हो गए होंगे। कुमार साहब ने अंदाज लगाया। अरे घर का आदमी तो किसी को शक न हो जाए इसलिए और रोएगा पीटेगा। हाँ, एक बात है। चड्ढा साहब बोलते बोलते मक्खी उड़ाने लगे। हम सब उनकी ओर सवालिया नजरों से ताकने लगे, लेकिन वे मक्खी ही उड़ाते रहे। आखिर मुझसे रहा न गया, पूछ बैठा, क्या बात है? वे बोले, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बात है। इतने लोग हैं यहां, लेकिन ये मक्खी पता नहीं क्यों बार बार मेरे सिर पर ही क्यों बैठ रही है। मैंने उन्हें याद दिलाया, नहीं नहीं, मक्खी के बारे में नहीं पूछ रहा। आप कह रहे थे ना कि घर का आदमी किसी को शक न हो जाए इसलिए और ज्यादा रोएगा पीटेगा। लेकिन एक बात है। क्या बात है? चड्ढा साहब ने पूछा। वो बात तो आप ही बोल रहा था, पर बोलते बोलते बोला नहीं। जोसेफ ने अपनी टूटी फूटी हिंदी में चड्ढा साहब को बात समझाई। चड्ढा साहब ने अपने दिमाग पर जोर डाला और बात याद आते ही बोल पड़े, हाँ, मैं ये कह रहा था कि वैसे तो मुजरिम शक से दूर रहने के लिए खुद ही सबसे ज्यादा रोता पीटता है, लेकिन अगर पुलिस को भी उसी ने बुलाया हो तो ऐसी नौटंकी क्यों रचाएगा? तो मतलब किसी घर वाले ने ही गुप्ता जी का? कुमार साहब के होठों से शब्द फिसल पड़े। अरे किसी घर वाले ने क्या, उसी साले कुबड़े ने दाग दिया होगा। कुबड़े बहुत बदमाश होते हैं। सर्वज्ञाता शर्मा जी से भला कुछ छुपा रह भी कैसे सकता था। हाँ, मंथरा भी कुबड़ी थी, कितना प्रपंच मचाया था। कुमार साहब ने हामी भरी। और क्या, दशरथ की मर्डर वही थी इनडायरेक्टली? शर्मा जी तैश में आ गए थे। मैं घबरा गया। कफील आजर ने एक जमाने में कहा था कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लेकिन कलयुग में गुप्ता जी के मर्डर की बात त्रेता युग में दशरथ के मर्डर एलिगेशन तक चली जाएगी, इतना तो उन्होंने भी नहीं सोचा होगा। अब इस आरोप की पड़ताल में भी बरसों लगेंगे। पानी की तरह रुपया बहेगा, हजारों लोग बेघर बार होंगे, सैकड़ों जाने जाएंगी और मुट्ठी भर लोग सत्ता सत्ता खेलेंगे। आ गया, रिलेटिव आ गया। गुप्ता के घर के सामने एक वैन रुकते देख जोसेफ ने घोषणा की। आमतौर पर मातम पुरसी करने वाले गाड़ी से उतरते ही धाड़े मारने लगते हैं। घर वाले भी उनसे चिपट चिपट कर क्यों हुआ की गुहार लगाने लगते हैं, लेकिन गाड़ी से उतरने वाली महिलाएं बड़ी शालीनता से सूती कपड़े और जूट के झोले संभालते हुए घर के अंदर दाखिल हुई। उनके घर में घुसने के बाद भी शांति व्याप्त रही। 2 औरतें ही आई हैं, गुप्ता जी की वाइफ की साइड की होंगी। कुमार साहब ने अंदाज लगाया। क्यों, उनकी अपनी साइड से भी हो सकती हैं, लेकिन ऐसे मौके पर तो किसी मर्द को आना चाहिए था। चड्ढा साहब का मत था। मनती नहीं होगी साले की, लेकिन फिर भी बात को समझ में नहीं आई। शर्मा जी सोच विचार के महासागर में गोते लगाने लगे। वैन के ड्राइवर ने धपाक से गाड़ी का दरवाजा बंद किया और कुछ चबाता चबाता हमारी ओर आने लगा। कहां से आए हो? शर्मा जी ने कुछ इस तरह पूछा जैसे ड्राइवर से उनकी पुरानी पहचान हो, लेकिन शर्मा जी की जान पहचान एक तरफा साबित हुई। ड्राइवर ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, सीधा पेड़ की ओर बढ़ गया, पीक की एक लंबी पिचकारी छोड़ी और पेड़ के तने में एक तिनके से गोदना गोदने लगा। शर्मा जी कहां हार मानने वाले थे, इस बार जोर से बोले, ए, क्या नाम है तुम्हारा? कहां से आए हो? इनको लेके आए हैं रामबाग से।
ड्राइवर ने घर की ओर इशारा करते हुए अनमने स्वर से उत्तर दिया। कौन है ये लोग? गुप्ता जी के ससुराल से हैं क्या? शर्मा जी पूरी जन्म कुंडली उतारने पर आमादा हो गए। अब हमको क्या पता कौन है, बोले चलो, हम चल दिए। ड्राइवर ने चिड़चिड़ाकर कहा। बगल से गुजर रहा एक ऑटो रिक्शा वाला शर्मा जी के पास आकर रुक गया। कहां जाना है? कहीं नहीं जाना, शर्मा जी बोले। अरे बोलो तो सही, ले जाएंगे। ऑटो रिक्शा वाले ने आग्रह किया। कहा ना कहीं नहीं जाना। शर्मा जी ने फिर कहा, मार्केट स्टेशन जहां भी जाना हो ले चलेंगे, गाड़ी से सस्ता पड़ेगा, सब लोग आ जाओ, आओ बैठो बैठो। ऑटो रिक्शा वाला रिक्शा रोककर हमें बुलाने लगा। अरे नहीं जाना है, मोहल्ले की मीटिंग कर रहे हैं। कुमार साहब ने ऑटो रिक्शा वाले से पीछा छुड़ाने की नीयत से कहा। यहां खड़े खड़े मीटिंग कर रहे हो, और कोई काम नहीं है क्या? वाह भाई, बेकार में टाइम बर्बाद कराया। ऑटो रिक्शा वाले ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। शर्मा जी आग बबूला हो गए। तू जाएगा कि नहीं? एक मर्डर रात में हुआ है और एक अभी हो जाएगा। ऑटो रिक्शा वाले ने ऑटो स्टार्ट किया, पर चलने से पहले कटाक्ष करता गया। मर्डर करेगा, पहले कमीज और पतलून के बटन बंद करना सीख लो, फिर मर्डर करना। मर्डर करेगा। शर्मा जी झेप कर कमीज पतलून दुरुस्त करने लगे। चड्ढा साहब ने उन्हें ढांढस बंधाया। अनकल्चर्ड होते हैं ये, इनके मुंह नहीं लगना चाहिए। हाँ देखिए ना, आकर चलो चलो करने लगा। अरे भाई, हमने तुमको पुकारा है क्या? नहीं ना? तो फिर जब कहीं जाना होगा तो साले जाएंगे नहीं, और अभी जब नहीं जाना है तो साले खड़े होकर पंचायत कर रहे हैं। शर्मा जी का आक्रोश चरम सीमा स्पर्श कर रहा था। अपने पर काबू पाते हुए उन्होंने इधर उधर देखा और बोल पड़े, ये साला किधर गया? ड्राइवर वैन के पास खड़ा होकर घर की ओर ताक रहा था। दोनों महिलाएं वापस आ रही थीं। उनके साथ गुप्ता की पत्नी भी थी। देखो उसको, देखो, बुढ़िया के कपड़े, चूड़ियां सब कैसे चमक रहे। साला मर्द मर गया और बीवी गुलछर्रे उड़ा रही है। शर्मा जी ने सड़क पर थूकते हुए कहा। हो सकता है गुप्ता नहीं, कुबड़ा मरा हो। मैंने शक जाहिर किया। अगर सन की डेथ हुई हो तो भी मदर तो शॉक्ड रहेगी, इस तरह नॉर्मल थोड़े ही रहेगी। चड्ढा साहब बोले। अरे इसका ना चक्कर चल रहा था। शर्मा जी ने भेद भरे अंदाज में कहा। ये मर्डर वर्डर उसी चक्कर में हुआ है, समझ गए ना? धपाक धपाक गाड़ी के दरवाजे बंद हुए और वैन हमारी बगल से लहराती निकल गई। गुप्ता की बीवी हमारी ओर एक नजर डालकर घर के अंदर चली गई, लेकिन उसके अंदर जाते ही पुलिस वाला बाहर निकला। उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट तो की, लेकिन वहीं खड़ा रहा। घर के अंदर से धड़पड़ धड़पड़ करता हुआ गुप्ता बाहर आया और उसने बंडी की जेब से एक गड्डी निकालकर पुलिस वाले को थमा दी। पुलिस वाले ने नोट गिने और मोटरसाइकिल घुमाकर चला गया। गुप्ता थोड़ी देर तक हाथ जोड़कर इस तरह खड़ा रहा मानो उसे पुलिस वाला अब भी वहीं दिख रहा हो। बात शीशे की तरह साफ हो गई थी। गुप्ता ने कुबड़े की जान ले ली थी और पैसे देकर पुलिस का मुंह बंद कर दिया था। क्या कसूर था बेचारे कुबड़े का? यही कि उसका शरीर सामान्य नहीं था। और गुप्ता की बीवी कैसी गलीज औरत थी जो अपने बेटी की हत्या पर आए लोगों को हंस हंस कर विदा कर रही थी। इच्छा तो हुई कि किसी बड़े पत्रकार को फोन कर सारी कारगुजारी का पर्दाफाश कर दूं, पर सोचा पहले चड्ढा साहब की राय भी ले लूं। लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले कुमार साहब बोल उठे। इधर ही आ रहा है। सचमुच गुप्ता हमारी तरफ ही आ रहा था। एक बात तो माननी पड़ेगी, गजब की ढिठाई थी बंदे में। किसी का खून करने की बात तो बहुत दूर रही, मैं अगर किसी का खून करने की बात सोच भी लूं तो सामान्य तरीके से बर्ताव नहीं कर पाऊंगा। जबान कांपने लगेगी, हाथ पैर बिला वजह हिलने डुलने लगेंगे और नजरें मिलाना मुश्किल हो जाएगा। पर गुप्ता मेरी तरह कोई भला आदमी थोड़े ही था। अगर मामूली आदमी होता तो इतने सालों से दुकान कैसे चला पाता? बिजनेस करना कोई खेल थोड़े ही होता है। हजारों दांव पेच आजमाने होते हैं, लाखों झूठ सच बोलने पड़ते हैं, सैकड़ों लोगों को खुश करना पड़ता है। जय राम जी की, आप सब इधर जमा हैं, मैं कहूं कोई बात हो गई है क्या? गुप्ता का प्रश्न सुनकर मुझे इतना गुस्सा आया कि सोचा उसे वहीं पटक कर उसकी छाती पर बैठ जाऊं और चिल्ला चिल्ला कर कहूं, हां बात हुई है,
बहुत बड़ी बात हुई है, और वो बात ये है कि तुमने अपने बेटे का कत्ल कर दिया है, क्योंकि वो अपाहिज था, बदसूरत था, उसे देखकर तुम्हें शर्म आती थी, उसकी मौजूदगी से तुम्हारी झूठी शान में बट्टा लगता था। चड्ढा साहब ने बात संभाल ली, बोले, मोहल्ले में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती हालत पर बातचीत कर रहे थे। हर कुछ दिनों में कोई न कोई अनटोवर्ड इंसिडेंट हो जाती है। फिर कुछ हो गया क्या? गुप्ता ने हैरत से पूछा। चोरी और सीना जोरी का इससे बढ़िया उदाहरण और क्या मिलता? नहीं, वैसे कल रात आपके घर से भी कुत्ते के जोर जोर से भौंकने की आवाज आ रही थी। कुमार साहब फिर से टांग खुजलाने लगे थे। अरे वो तो उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मालिक का कत्ल होते देख किस कुत्ते की तबीयत ठीक रहती है, मैंने सोचा। वैसे अब यहाँ छीना झपटी, चोरी वगैरह कम हो जाएगी। मेरे बाबूजी के दोस्त का पोता इधर थाने में आ गया है, गुप्ता ने कहा। अरे पुलिस वाले तो साले और लेते हैं, है कि नहीं? ये शर्मा जी थे। नहीं नहीं, वो बेचारा ऐसा नहीं है। अगले हफ्ते वैष्णो देवी जा रहा है। हमने कहा कि हमसे पैसे लेकर हमारी तरफ से भी चढ़ावा चढ़ा देना, तो मान ही नहीं रहा था। बोल रहा था पैसे वैसे की क्या बात है, बड़ी मुश्किल से लिए, अभी तो गया है थोड़ी देर पहले, गुप्ता ने बताया। कुबड़े के कत्ल पर पर्दा डालने की कहानी अच्छी थी, मुझसे रहा न गया। सोचा कील के बगल में जितने वार होंगे वो उतनी टेढ़ी होती जाएगी। कील के सिर पर एक जोरदार प्रहार करना जरूरी था। मैंने पूछना आरंभ किया, अच्छा तो कुबड़ा कहां है? लेकिन भूल समझ में आते ही बीच में ही बात रोककर खांसने का नाटक करने लगा। फिर भी मेरे मुंह से अच्छा तो को तक तो शब्द निकल ही गए थे। खांसी पर नियंत्रण पाकर मैंने अपना सवाल पूरा किया। अच्छा तो कब जा रहे हैं? बुधवार को, गुप्ता ने जवाब दिया। तभी एक चमत्कार हुआ। कुबड़ा गुप्ता का फोन हाथ में लिए साक्षात चलाया। पापा, वो बहनें मकान की डिटेल कंफर्म करना चाह रही हैं। गुप्ता ने 2-4 मिनट बात की, फिर हमें बताने लगा, कुछ दूर पर मेरा एक प्लॉट खाली पड़ा है, उसे वृद्धाश्रम बनाने के लिए दे रहा हूं। कोई पैसा नहीं लूंगा, पर जमीन मेरे ही नाम रहेगी। तभी अंदर से कुत्ते की च्याऊं च्याऊं सुनाई पड़ी। कुबड़ा बोला, इसकी तबीयत अब भी ठीक नहीं हुई, डॉक्टर के पास चलते हैं। हाँ चलो, कहकर गुप्ता अपने बेटे के साथ वापस चला गया। ये तो किसी का भी मर्डर नहीं हुआ, ये तो किसी का भी मर्डर नहीं हुआ, कुमार साहब ने खिसियानी हंसी हंसते हुए कहा। हुआ ना? मैंने कहा। किसका? शर्मा जी ने पूछा। हमारे विवेक का, जो पूर्वाग्रह की वजह से हमें लोगों के बारे में गलत राय बनाने पर मजबूर कर देता है, भले आदमी को अपराधी बना देता है। मैंने जवाब दिया और चलने को तत्पर हुआ। चड्ढा साहब मेरे साथ हो लिए। उन्होंने पूछा, पूर्वाग्रह का मतलब प्री कंसीव्ड नोशन होता है ना? मैंने जवाब में सिर हिलाया। चलते चलते देखा शर्मा जी कह रहे थे, देखना आश्रम के नाम पर मुफ्त में बिल्डिंग बनवाकर उन औरतों को निकाल बाहर करेगा साला। जोसेफ और कुमार साहब सहमति में सिर हिला रहे थे।